हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 4 AM। दोस्तों, आज हमारा कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 7 करा दिए गए हैं। जिसे आप ने नहीं देखा है तो आप उनको ज़रूर देखें और ताकि आपका पेपर अच्छा हो और काफ़ी कॉन्फिडेंस महसूस होगा इन क्लास को करने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जिसे नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि लैपटॉप कंप्यूटर को नोटबुक कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। अगर दोस्तों हम कंप्यूटर के प्रकार की अगर हम बात करें, देखो कंप्यूटर का प्रकार अगर हम लोग देखें आकार के आधार पर या यूँ कहें साइज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कंप्यूटर जो है मेनली 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। जिनमें से होते हैं आपके फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं मिनी कंप्यूटर। तीसरे होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। और चौथे प्रकार के जो होते हैं वो होते हैं सुपर कंप्यूटर। क्लियर? सुपर कंप्यूटर। दोस्तों, यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि सीक्वेंस में भी पूछा जाता है कि सबसे छोटे क्या है। देखो, माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं मिनी कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से बड़े होते हैं सुपर कंप्यूटर। इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये मिनी कंप्यूटर होते क्या, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर की बात करें। यहाँ से क्या और इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है। अगर दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ये 1970 से डेवलप्ड हुए थे। 1970 के अप्रोक्स जो है इनका विकास हुआ। इनको जो है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर यूज, इनमें क्या होता है कि माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है, इसीलिए जो है इनको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ठीक, इनको माइक्रो कंप्यूटर क्यों 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 कहते हैं? क्योंकि इनका जो प्रोसेसर होता है वो बहुत छोटा होता है, माइक्रो होता है। ये कंप्यूटर जो दोस्तों हल्के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर हल्के होते हैं और ये सस्ते भी होते हैं। इन पॉइंट को भी याद रखेंगे। ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर को दोस्तों पीसी भी कहा जाता है। पीसी का मतलब दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर। क्लियर? तो माइक्रो कंप्यूटर को हम पीसी भी कहते हैं और पीसी का मतलब आपका पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है। अभी जो पर्सनल कंप्यूटर हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक। पर्सनल कंप्यूटर अगर हम देखें तो इसमें दोस्तों आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है आपका क्या है, एक पर्सनल कंप्यूटर है। लैपटॉप कंप्यूटर आपका पर्सनल कंप्यूटर है। एक आपका पाम टॉप कंप्यूटर और एक आपका टैबलेट कंप्यूटर। ये सभी क्या है? ये आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। ठीक। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन सा है, पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है दोस्तों वो आपका एचपी 9100 जो आपका विश्व का पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर है। और एचपी का फुल फॉर्म बता सकते हैं? एचपी की फुल फॉर्म होती है हेलेट पैकर्ड। HEWLETT और पैकर्ड PACKARD। ये आपका एचपी का फुल फॉर्म होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है। और ये बना कब था? ये दोस्तों 1968 को बना था HP 9100 एक कंप्यूटर। क्लियर? अगर दोस्तों हम बात करें कि विश्व का पहला लैपटॉप, फर्स्ट लैपटॉप कौन सा है, तो दोस्तों विश्व का पहला लैपटॉप जो है वो एप्सन HX20 जो है विश्व का पहला लैपटॉप है। इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? समझ में आया? तो इसके बाद ये मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है और सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर के बारे में भी जान लेते हैं कि सुपर कंप्यूटर कौन से होते हैं और विश्व का नंबर 1 सुपर कंप्यूटर कौन सा है। दोस्तों वर्तमान में अगर देखें तो विश्व का नंबर 1 कंप्यूटर सुपर जो है वो है आपका फ्रंटियर। फ्रंटियर जो है वो विश्व का नंबर 1 सुपर कंप्यूटर और ये जो है आपका यूएसए का है। क्लियर? और इसकी अगर स्पीड से पूछी जाए तो 1194 पेटाफ्लॉप्स
पर सेकंड जो है इसकी स्पीड है, इसलिए ये बहुत ही सुपर कंप्यूटर है। दूसरे नंबर का अगर कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ऑरोरा, ये भी आपका यूएसए का है, ये दूसरे नंबर का सुपर कंप्यूटर है। दोस्तों अगर हम इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया का सबसे सुपर कंप्यूटर कौन सा है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, तो एरावत जो है इंडिया का सबसे फास्ट कंप्यूटर है, एरावत, PSAI, क्लियर। ये जो है और इसको बनाया किसने था, ये सी डैक द्वारा बनाया गया है, जो कि आपका कहाँ पर है, पुणे में है, क्लियर। ये तो इंडिया का रहा, समझ में आया, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक स्थानीय कंप्यूटर से सुदूर कंप्यूटर में डेटा प्रेशर को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि ये एक कोई कंप्यूटर है, यहाँ से आप कहीं दूर कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं, किसी एक कंप्यूटर से कोई दूर स्थित कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करना है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसे जो है दोस्तों अपलोड कहते हैं। क्या कहते हैं, अपलोडिंग कहते हैं, क्लियर। तो इम्पोर्टेंट है, अपलोड ही तो करते हैं ना, जब हम लोग कोई वीडियो अपलोड करना होता है या कोई डेटा सेंड करना होता है तो उसे अपलोड कहते हैं। तो एक स्थानीय कंप्यूटर से सुदूर कंप्यूटर में डेटा प्रेशर को अपलोड कहा जाता है, क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में परिवर्तित किए जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि हम जो है किसी इनपुट डिवाइस से हम लोग क्या करते हैं, डेटा इंटर करते हैं, फिर इस डेटा का क्या होता है, इस डेटा में होता है प्रोसेस, ठीक। ये डेटा हम लोगों ने इंटर किया, कंप्यूटर क्या करता है, इसमें प्रोसेस करता है, फिर जो हमें आउटपुट के रूप में हमें क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आंकड़ों को या डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद हमें इंफॉर्मेशन के रूप में दिखाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेटा इज अ राइट आंसर। डेटा को ही इंफॉर्मेशन में बदला जाता है, इस बात को याद रखेंगे, क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है। जो कंप्यूटर सिस्टम में घड़ी होती है वो घड़ी है क्या, ये यहाँ पर बात करा है। तो दोस्तों कंप्यूटर की जो घड़ी होती है, घड़ी क्या होती है, एक टाइमिंग डिवाइस है। घड़ी क्या है, घड़ी एक ऐसी डिवाइस है जो टाइम को बताती है। तो घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस है। ऊपर से ये क्या करती है कि ये कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने हेतु, ये कंप्यूटर के जो ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस यानी कि जो संक्रियाएं हैं, उनको क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है। सिंक्रोनाइज करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक पल्स, इलेक्ट्रॉनिक पल्स उत्पन्न करता है, क्लियर। और इसमें क्रिस्टल का एक वाइब्रेशन एक क्लॉक टिक के रूप में गिना जाता है। तो एक सॉफ्टवेयर है जो टास्क बार पर समय दिखाती है और परिवर्तित नहीं होती है, की जा सकती है, ये गलत है। एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर में सभी इंस्ट्रक्शन इनपुट को प्रवेश करती है। ये एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी इज राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या करती है, एक टाइमिंग डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है, क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि माउस क्या है। आप जानते हैं कि माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है। माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है, क्लियर। माउस क्या है, माउस एक इनपुट डिवाइस है। अच्छा, इन इनपुट डिवाइस का यूज हम लोग क्यों करते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर में सूचना, जिसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन प्रदान करने हेतु जो है, प्रदान करने हेतु या प्रदान करने के लिए जो है हम इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं, क्लियर। तो माउस क्या है, माउस एक इनपुट डिवाइस है। अगर हम बात करें तो माउस की खोज किसने की, माउस की खोज जो है दोस्तों डगलस एंजल वर्ड द्वारा माउस की खोज की गई, ये भी याद रखेंगे, क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ।
प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि इनमें से एक प्रोग्राम समूह है, इनमें से एक प्रोग्राम समूह है। यहाँ पर पेट नहीं है दोस्तों, यहाँ पर पेंट लिखा है और यहाँ पर वर्ड्स नहीं है, ये आपका वर्ड है। ठीक, तो पेंट क्या आपका एक प्रोग्राम का समूह होता है? नहीं। वर्ड आपका भी एक प्रोग्राम का समूह नहीं होता। एक्सेसरीज जो है दोस्तों, वो एक प्रोग्रामों का समूह होता है। दोस्तों एक्सेसरीज क्या होता है कि जब हम लोग अपना लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं, तो वहाँ पर जो स्टार्ट मेनू होता है, स्टार्ट मेनू पर क्लिक करते हैं, तो वहाँ पर आपको कई सारे प्रोग्राम दिखते हैं, है ना? तो उन कई सारे प्रोग्रामों का एक साथ दिखना ही आपका एक्सेसरीज कहलाता है ना? एक्सेसरीज नहीं जानता, आप भी जानते हैं कि हमारे घर में भी एक्सेसरीज होती हैं, कई सारे टूल्स होते हैं, है ना? उसमें कई चीज़ें ग्रुप समूहों का ग्रुप होता है, मतलब ग्रुप समूह का नहीं होता है, मतलब हमारे जो टूल्स होते हैं उनका ग्रुप, ये तो हमारे एक्सेसरीज कहलाते हैं। तो ये जो है आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या करा कि प्रचालन तंत्र, जिसे हम इंग्लिश में कहें ऑपरेटिंग सिस्टम में संसाधन प्रबंधन यानी कि रिसोर्स मैनेजमेंट के माध्यम से क्या किया जा सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हैं कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। ठीक, पूरे सिस्टम को क्या करता है? ऑपरेट करता है या उसका संचालन करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आप जो है लैपटॉप या कंप्यूटर या सिस्टम को चला नहीं सकते। दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में हम जान लें तो ये एक सॉफ्टवेयर का वह समूह है। ये सॉफ्टवेयर का एक समूह होता है, एक समूह होता है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दोस्तों, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो है एक ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है, एक सेतु का काम करता है। ठीक, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनको मैनेज कौन करता है, और उनका इंटरफेस जो है वो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनको कौन ऑपरेट करता है या उनको कौन मैनेज करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनको मैनेज करते हैं। तो दोस्तों ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये रिसोर्स मैनेजमेंट के माध्यम से ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग दोनों ही काम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। समय विभाजन बहुसंकेतन और स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में संसाधन प्रबंधन रिसोर्स मैनेजमेंट के माध्यम से किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज अ राइट आंसर। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? दिस एक मानक मशीन भाषा है। कह रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी भाषा है जो है वो स्टैंडर्ड मशीन लैंग्वेज है जिसमें जावा स्रोत को संकेतन किया गया है। जावा स्रोत का संकलित किया गया है। कौन सी मशीन लैंग्वेज है? क्या वो इंटरप्रेटर है? इंटरप्रेटर जानते हैं आप, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। ठीक, तो इंटरप्रेटर क्या हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, इस बात को याद रखेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं, वाइट कोड, तो इसका असेंबली आप जानते हैं कि असेंबली लैंग्वेज को ये भी मशीन लैंग्वेज में बदलता है। तो वाइट कोड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, वाइट कोड जो है एक मानक मशीन भाषा है। आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज को ही तो समझता है, और ये आपका बिट में होते हैं, बिट, और बिट जो है 0 और 1 बाइनरी नंबर होते हैं। आप जानते हैं कि 8 बिट जो है वो कितने बाइट के बराबर होता है? 8 बिट जो है 1 बाइट के बराबर होता है। क्लियर, तो दोस्तों कंप्यूटर में जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो बाइट के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, बाइट के फॉर्म को ही समझता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बाइट इज अ राइट आंसर, बाइट कोड इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। ठीक, कंप्यूटर की जो स्मृति होती है, मेमोरी जो होती है, वो किलोबाइट में होती है या मेगाबाइट में सामान्यतः व्यक्त की जाती है। तो कह रहा है कि एक बाइट बना होता है। दोस्तों आप जानते हैं कि एक बाइट जो है वो 8 बिट के बराबर होता है। ठीक, तो 8 द्विआधारी अंकों को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों बिट की अगर हम बात करें, बिट जो है वो कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई वो आपकी क्या है, बिट है। इस बात को याद रखेंगे, सबसे छोटी इकाई। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा जा सकता है। तो पूछा जाता है कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वो आपकी है बिट। क्लियर। वहीं अगर हम बाइट की अगर हम बात करें, तो ये आपकी बाइट जो है वो कंप्यूटर मेमोरी की स्टैंडर्ड यूनिट है। स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि मानक इकाई है। ठीक। कंप्यूटर यूनिट की, कंप्यूटर मेमोरी की स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो बाइट है। अदरवाइज सबसे छोटी यूनिट पूछी जाए तो वो आपकी बिट है। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर वेबसाइट लिखा हुआ है, वेब। तो कह रहा है कि वेबसाइट के संबंध में डॉट एजुकेट का मतलब क्या है। तो दोस्तों डॉट एजुकेट का मतलब है यहाँ पर एजुकेशन। ठीक। एजुकेशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कई और आपके एक्सटेंशन होते हैं, जैसे कि डॉट सी ओ। डॉट सी ओ का मतलब होता है दोस्तों कंपनी। ये भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। डॉट सी ओ का मतलब होता है कंपनी। इसके अलावा डॉट गॉव जीओवी का मतलब होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। इसके अलावा पूछा जाता है डॉट एम आई एल। डॉट एम आई एल का मतलब होता है मिलिट्री। क्लियर। इसके अलावा पूछा जाता है डॉट कॉम, है ना। डॉट कॉम, डॉट कॉम का मतलब होता है, कॉम का मतलब होता है कॉमर्शियल, कॉमर्शियल। इसके अलावा पूछा जाता है डॉट आई एन टी। डॉट आई एन टी का मतलब होता है दोस्तों इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। इसके अलावा पूछा जाता है डॉट ओ आर जी। तो ओ आर जी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अलावा पूछा जाता है डॉट नेट। नेट का मतलब होता है दोस्तों नेटवर्किंग। ठीक है। ये फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म जहां व्यक्ति अपनी राय, करियर होगा यहाँ पर, करियर नहीं होगा, करियर पर सलाह एवं विचार प्रकट करता है। तो कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसमें व्यक्ति अपनी राय रख सकता है, किसी करियर के बारे में सलाह दे सकता है और अपने विचार प्रकट कर सकता है। तो दोस्तों ये जो होता है ब्लॉग। ब्लॉग में जो है ना व्यक्ति अपने जो है अपनी राय भी रख सकता है, अपने करियर पर सलाह भी दे सकता है। ठीक है। ब्लॉग। तो ब्लॉग एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर व्यक्ति अपनी राय रख सकता है। ब्लॉग को अगर हम देखें तो इसे बोलते हैं वेब ब्लॉग। वेब ब्लॉग भी इसे कहते हैं। ठीक। ये जो है इसको और क्या कहा जाता है, इसको दोस्तों जो है ऑनलाइन डायरी भी कहा जाता है। ऑनलाइन डायरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑनलाइन डायरी किसे कहा जाता है, ब्लॉग को कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। अगर दोस्तों ब्लॉग की अगर हम बात करें तो ब्लॉग टू टाइप के होते हैं। ब्लॉग जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पर्सनल ब्लॉगिंग, पर्सनल ब्लॉगिंग, है ना। ज़्यादातर देखते हैं लोग अपनी डेली एक्टिविटी को बताते हैं, हम सुबह उठ रहे हैं, अब मैं ये करूँगा, पढ़ूंगा, ये जो है ना, ऑफिस जा रहा हूँ। तो ये पर्सनल ब्लॉगिंग हो गई, अपने एंजॉय के लिए करते हैं। और दूसरी होती है दोस्तों प्रोफेशनल ब्लॉगिंग। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल ब्लॉगिंग। ठीक। प्रोफेशनल ब्लॉगिंग। दोस्तों सबसे पहले पर्सनल ब्लॉगिंग जो है इंपॉर्टेंट है। तो जस्टिन हॉल ने जो है 1994 में सबसे पहले पर्सनल ब्लॉगिंग की। तो पूछा जाता है, इसलिए जो है इनको जो है फादर ऑफ पर्सनल ब्लॉगिंग कहा जाता है। इनको जो है फादर ऑफ पर्सनल ब्लॉगिंग कहा जाता है। पर्सनल ब्लॉगिंग। तो पर्सनल ब्लॉगिंग के फादर कौन है, जस्टिन हॉल है। क्यों, क्योंकि उन्होंने जो है सबसे पहले जो है ब्लॉग किया था 1994 में। इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम जान लेते हैं कि कुछ और जो यहाँ पर ऑप्शन है। जैसे कि हम बात करें व्हाट्सएप के बारे में, बात करें व्हाट्सएप की बात करें। ठीक। हमें पता होना चाहिए कि व्हाट्सएप जो है कब फाउंड हुआ है। इसकी जो है 24 फरवरी 2019 को जो है व्हाट्सएप को डेवलप किया गया था। और किन दो जन ने मिलकर किया था। व्हाट्सएप जो है दोस्तों जैन क्रूम
और आपका ब्रायन एक्टन द्वारा जो है व्हाट्सएप विकसित किया गया था। एक्टन, यहाँ पर एक्टन होगा। ठीक, तो व्हाट्सएप कब बनाया गया? 24 फरवरी 2009 को व्हाट्सएप बना। इसके अलावा बात करें यूट्यूब की, यूट्यूब कब बना? दोस्तों यूट्यूब जो है 14 फरवरी 2005 मतलब 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब बना। और यूट्यूब जो है 3 जन ने मिलकर बनाया। चार्ड हार्ली, जिसमें से एक है आपके चार्ड हर्ली, स्टीवन चेन और आपका जावेद करीम। तो इन तीनों ने मिलकर जो है यूट्यूब का विकास किया और ये 14 फरवरी 2005 को इसका विकास किया गया। इसके अलावा दोस्तों ट्विटर की अगर हम बात करें तो ट्विटर कब आया? ट्विटर जो है 2006 में आया और इसको बनाया आपका जैक डोर्सी ने। ठीक, जैक डोर्सी जो है ट्विटर के फाउंडर हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इंस्टाग्राम की अगर हम लोग बात करें तो इंस्टाग्राम जो है दोस्तों 2010 में बना और इसको जो है 2 लोगों ने मिलकर बनाया, जिसमें से आपके केविन सिस्ट्रॉम और दूसरे जो हैं माइक काइगर माइक क्राइगर। ठीक, इन दोनों ने मिलकर जो है इंस्टाग्राम को डेवलप किया। अगर दोस्तों हम बात करें टेलीग्राम जो है दोस्तों मार्च 2013 में बनकर तैयार हुआ, मतलब 2013 में ये लॉन्च किया गया और इसको जो है पॉवेल डूरब और निकोलाई डूरब ने मिलकर बनाया। पॉवेल डूरब और निकोलाई डूरब। ठीक है, ये इनकी ईयर पूछी जाती है, कौन सा प्लेटफॉर्म कब आया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। कह रहा है कि जो साइबर सुरक्षा के संबंध में सीआईए का क्या मतलब है? तो सीआईए का मतलब है यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, सीआईए का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम सीईओ क्या है? तो ये पूछा है कि सीईओ का मतलब क्या है। दोस्तों सीईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका सीईओ का फुल फॉर्म होता है। तो क्या हो जाएगा? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में कंट्रोल प्लस ए और कंट्रोल प्लस यू दबाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों अगर हम किसी वर्ड में एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करें, चाहे आप पावर पॉइंट में बात करें या आपका एक्सेल में बात करें या एमएस वर्ड में आप काम कर रहे हैं, तो आप कंट्रोल प्लस ए दबाने से वो उस पेज में जितना भी डेटा होगा वो ऑल सिलेक्ट हो जाता है और यू दबाने से अंडरलाइन हो जाती है ना, यू का मतलब अंडरलाइन। तो कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे, फिर आप कंट्रोल यू दबाएं, तो वो जो है डेटा पूरा अंडरलाइन हो जाता है। ठीक, तो दस्तावेज के सभी पाठ्य सामग्री को अंडरलाइन कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए इज राइट आंसर हो जाएगा। डिलीट नहीं होता है। इटैलिक तब होता है जब हम कंट्रोल प्लस आई दबाएंगे और एनक्रिप्ट भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवा एक इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाती है? आईएसपी, आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों जैसे कि जियो कंपनी क्या है? आईएसपी है, जो ऐसी कंपनी है जो हमको जो है इंटरनेट प्रदान करती हैं, सेवाएं देती हैं, वो आपकी आईएसपी कंपनियां होती हैं, इंटरनेट से सर्विस प्रोवाइडर होती हैं। तो आपका डायल अप एक्सेस ये आपकी आईएसपी है, इंटरनेट एक्सेस आईएसपी है, डोमेन नाम आपका आईएसपी है, वेब प्रशासन जो है आपका एक आईएसपी नहीं है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज अ राइट आंसर। दोस्तों ये हमारे 15% थे जो कि आपकी यूपी ट्रिपल एससी की एग्ज़ाम के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा।
मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट सेशन के साथ। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका यूपी का कोई भी एग्ज़ाम लगा हुआ है तो हमारा यूपी स्पेशल के प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं, और चैप्टर वाइज भी करा रहे हैं, और मिसलेनियस भी किए जा चुके हैं। तो आप उनको ज़रूर देखें और आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होगा, अच्छा खासा पेपर आपका अच्छा स्कोर आएगा, उनको आप ज़रूर देखें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।